हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीएस की जो मास्टर सीरीज हमारी चल रही है उसका अगला वीडियो हमारा होने वाला है कंप्यूटर का। आज के सेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे वो लगभग 300 से ज़्यादा होने वाले हैं। कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। पिछले अगर पेपर को उठा के देखोगे आप एग्जाम के, तो आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन में मकसद एक ही है कि ये 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके एग्जाम में बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में जो आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। बात करते हैं कि इस कंप्यूटर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, किन किन टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। 12 ऐसे टॉपिक हैं: कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हो या फिर जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फ्री में आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाले फोल्डर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप बनाने में इनमें से कौन से एक केमिकल एलिमेंट टेट्रावैलेंट मेटलॉइड का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक टेट्रावैलेंट मेटलॉइड है, जिसका मतलब है कि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी यही खासियत इसे सेमीकंडक्टर बनाती है, जो कि आईसी चिप्स, ट्रांजिस्टर्स और प्रोसेसर जैसे कंपोनेंट में बहुत ज़रूरी हैं। सिलिकॉन का इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि ये सस्ता होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट, सिक्योर वेबसाइट के यूआरएल में सर्टिफिकेट पैडलॉक का रंग क्या होता है? सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है? तो जब आप किसी वेबसाइट के यूआरएल में HTTPS देखते हैं तो एक पैडलॉक आइकन दिखाई देता है। तो ये साइट का SSL TLS सर्टिफिकेट होने का संकेत देता है। जब साइट सिक्योर होती है यूआरएल में HTTPS दिखाई देता है। पैडलॉक आइकन जो होता है वो हरा होता है या फिर साफ दिखाई देता है। कई ब्राउज़र में अब सिर्फ पैडलॉक होता है, हरा रंग पहले दिखाई देता था। ये हमको शो करता है कि साइट पर डेटा ट्रांसमिशन इंक्रिप्टेड है और सिक्योर है। यदि साइट जो होती है असुरक्षित हो तो यह पैडलॉक लाल, पीला या फिर वार्निंग के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी आंसर सही होगा, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे साल 1991 में विकसित किया गया था। इसे सीडेक के द्वारा विकसित किया गया था। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका विकास जो है भारत ने स्वयं किया था, क्योंकि अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। परम का मतलब क्या होता है? पैरेलल मशीन। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। इस सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो लगभग है 1 गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परम 6000 जो है वो बाद में विकसित किया गया था। यहाँ पर परम 8000 ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? डॉक्टर विजय पी भाटकर को, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। उन्होंने परम 8000 और बाद में कई परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दिया। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। विजय भाटकर, डी आंसर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे 1940 से लेकर 1956 के दौरान वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, भारी होते थे और तेजी से गर्म होने वाले होते थे। इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी। विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC इसी जनरेशन का एग्जाम्पल है। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और बार बार ख़राब भी होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब आधारित कौन से जनरेशन के कंप्यूटर होते थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में एआई और एडवांस कंप्यूटिंग। आगे बढ़ते हैं। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? एका। एका सुपर कंप्यूटर को टाटा ग्रुप की कंपनी CRL ने 2007 में विकसित किया था। उस समय यह दुनिया का तेज तर्रार सुपर कंप्यूटर में से एक था। इसकी रैंकिंग टॉप 10 सुपर कंप्यूटर में थी। एका का मतलब है नंबर 1
इसे HP और इंटेल की तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया गया था। तो यहाँ पर सी आंसर। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे 1945 में अमेरिका में 2 वैज्ञानिकों ने विकसित किया था, जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने। इसका मुख्य उपयोग क्या था? बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरीज यानी तोपों के गोलों की गति और दिशा की गणना करना। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, कितनी कुंजियां होती हैं? QWERTY कीबोर्ड की बात करें तो एक सामान्य कीबोर्ड लेआउट होता है जो हम विंडो, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुल 104 कीज होती है, 26 अल्फ़ाबेट कीज, 0 से 9 तक मतलब कुल 10 नंबर की, F1 से F12 तक कुल हमको फंक्शन की देखने को मिलती है 12, नेविगेशन की देखने को मिलती है जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, मॉडिफायर की देखने को मिलती है जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट एंड कैप्स लॉक, स्पेशल की होती है जैसे कि एंटर, स्पेस बार, टैब एंड बैक स्पेस। तो कुल मिलाकर हमको QWERTY कीबोर्ड के अंदर 104 की देखने को मिलती है। कितनी? 104। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न प्रिंटर की स्पीड की गणना किस यूनिट में की जाती है? तो किस यूनिट में की जाती है? PPM में, पेज पर मिनट। PPM का पूरा फुल फॉर्म ये होता है पेज पर मिनट, यानी 1 मिनट में प्रिंटर कितने पेज छाप सकता है उसे PPM से मापा जाता है। विशेष रूप से मॉडर्न प्रिंटर जैसे कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इसके लिए ये प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी यूनिट होती है जो पुराने ज़माने में उपयोग होती थी जैसे कि CPM, कैरेक्टर्स पर मिनट, LPM, लाइंस पर मिनट, पुराने लाइन प्रिंटर के लिए होती थी ये। आजकल प्रिंटर की स्पीड जो है वो PPM से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एग्जाम्पल है? ये इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि कागज पर छपी हुई चीज़ों को स्कैन करके कंप्यूटर में टेक्स्ट में बदल देती हैं। जैसे कि एक जो बुक है उसका पेज स्कैन करना। OCR उस फोटो में जो भी अक्षर होते हैं उन्हें पहचान कर उन्हें टाइप कर देता है, डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है ताकि आप उसे MS वर्ड में एडिट कर सकें। OCR कंप्यूटर में जानकारी इनपुट देने का काम करता है, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला है, किस प्रकार की रोम को, रीड ओनली मेमोरी को इलेक्ट्रिक चार्ज से मिटाया और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है? तो किस प्रकार की रोम को? EEPROM को, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसा मेमोरी चिप होता है जिसे आप बिजली मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से मिटा सकते हैं और दोबारा डेटा भर भी सकते हैं। ये बायोस सेटिंग जैसे कि सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। इसे इरेज और रीप्रोग्राम करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल टूल नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर EEPROM बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, EEPROM की बात करेंगे तो इसे मिटाने के लिए UV लाइट का उपयोग किया जाता है। PROM की बात करें तो इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता। रोम की बात करें तो पूरी तरह से स्थायी मेमोरी होती है जिसे ना मिटाया जा सकता है ना बदला जा सकता है, इसलिए सिर्फ EEPROM को बिजली से मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्म का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी एक ऐसी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डेटा को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं लेकिन उसे कई बार पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग कब होता है? मुख्य रूप से होता है आर्काइव में, बैकअप सिस्टम में, यहाँ पर इसका यूज़ होता है जहाँ डेटा को सुरक्षित रखना होता है ताकि कोई उसमें बदलाव ना कर सके, जैसे कि CDR या वर्म ड्राइव्स। ठीक है, तो वर्म का यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्ट्रॉन का अगर हम बात करें फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। दुनिया की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक थी। इसे IBM ने 1957 में डेवलप किया था फोर्ट्रॉन को। इसका उपयोग साइंटिफिक कैलकुलेशन, सिमुलेशन, मॉडलिंग इनमें होता था। आज भी कई बड़े कंप्यूटर सिस्टम में ये जो लैंग्वेज है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए उपयोग की जाती हैं। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना, ये अभी एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना इस तरीके के क्वेश्चंस पर। देखिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इसको कंप्यूटर को यूज़ करना और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है यहाँ पर। आपको अगर सटीक इन्फॉर्मेशन पता है कि एग्जामिनर क्या अप्रोच से क्वेश्चन बना रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो आप कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करोगे। मैंने पिछले 5-7 साल के एग्ज़ाम के कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखे, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए, और उन पर रिसर्च करके मैंने वो कंटेंट तैयार करा कंप्यूटर का जो आपको 100% स्कोर करके देगा कंप्यूटर सेक्शन में।
कंप्यूटर के मान लो 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में तो यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है ये कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से अगर देखें हम तो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और यहाँ पर एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत रिसर्च करके कंप्यूटर पे स्पेशली डेडिकेटेड एक कोर्स बना रखा है, वीडियो कोर्स है वो। उस कोर्स में मैंने आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करें, आपको मैंने पीडीएफ भी दिया है, क्लास नोट्स भी दिए हैं जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया है उसके अंदर। पिछले कई सालों में जो टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है उन क्वेश्चंस को मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में डाला है, जिससे कि आपको समझ में आए कि एग्जामिनर क्या अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप वो कंप्यूटर का कोर्स ले सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ में कोर्स अवेलेबल है। और मैं तो बोलूँगा आपको कि ज़बरदस्ती आप अभी कंप्यूटर की कोई बुक लेके आओगे या बुक ले भी रखी है तो उसको पढ़ना, उससे नोट्स बनाना, फिर क्वेश्चंस लगाना, तो ये थोड़ा सा काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और इतना टाइम हम कंप्यूटर को दे नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमको पढ़ने के लिए। तो कंप्यूटर का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो ना, तो मैं तो बोलूँगा आपको कि 100% लो, आपको मज़ा आ जाएगा कंप्यूटर में। हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। 99 रुपीज़ में आप सीधे इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में जाओ, वहाँ पर कोर्स बाय अक्षय सर वाला आपको फोल्डर दिखेगा, उसमें आपको कंप्यूटर कोर्स दिख जाएगा। 99 रुपीज़ में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ईमेल एड्रेस को 2 भागों में कौन सा सिंबल अलग करता है? कौन सा सिंबल अलग करता है? @ ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, पहला होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। इन दोनों को @ सिंबल जो होता है वो अलग करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए user123@gmail.com, तो यहाँ पर user123 हो गया हमारा यूज़र नेम और @ के बाद gmail.com हो गया हमारा डोमेन नेम। ठीक है, इस सिंबल का इस्तेमाल 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था, तो यहाँ पर सी आंसर। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब का वर्ष शुरू हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत टिम बर्नर्स ली ने 1989 में की थी। उसी साल इसका पहला प्रपोजल सन संस्था में तैयार हुआ। बाद में 1991 में ये आम जनता मतलब पब्लिक के लिए शुरू हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब का काम 3 मेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। पहला है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और URL। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे हम इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो 1989 में। अगला है किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषताओं वाला होता है? कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड होती है और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी भी मिलती है। कहाँ पर उपयोग होता है? ये मेडिकल फील्ड में होता है, जैसे ECG मशीन्स, या साइंटिफिक फील्ड में रियल टाइम कैलकुलेशन के लिए वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर की गति मतलब स्पीड को किससे मापा जाता है? लेजर प्रिंटर की स्पीड को मापा जाता है PPM में, पेज पर मिनट। अभी हमने डिस्कस भी किया था, मॉडर्न प्रिंटर को लेकर बात करी थी। लेजर प्रिंटर एक तेज और हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है। इसकी स्पीड को PPM यानी पेज पर मिनट में मापा जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट में इसकी 20 से 100 PPM स्पीड होती है। कलर प्रिंटर्स की बात करेंगे तो 10 से 40 PPM इसकी स्पीड होती है। आगे देखिए, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये जो बॉक्स होता है इससे फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, टेक्स्ट इफेक्ट इनको बदल सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग को आसान और तेज बनाता है। Ctrl+D से ओपन होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो MS वर्ड या एक्सेल में Ctrl+K दबाते हैं तो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं? वेबसाइट, फाइल या डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक से नेविगेशन करना बहुत ही ईजी होता है। तो Ctrl+K यहाँ पर सही आंसर होगा। रीडू के लिए सही शॉर्टकट की क्या है? रीडू मतलब फिर से करना होता है। मतलब होता है इसका कि जो काम अंडू होता है, Ctrl+Z से हटाया गया है, उसे वापस करना। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। रीडू के लिए क्या होता है? Ctrl+Y होता है। कॉमन एडिटिंग अगर शॉर्टकट देखिए हम तो Ctrl+Z जो यूज़ होता है वो अंडू के लिए होता है, Ctrl+Y रीडू के लिए होता है, Ctrl+C जो होता है वो कॉपी के लिए होता है और Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। एडिटिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए शॉर्टकट जो है बहुत काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, होम एंड पेजअप जैसी कीज किस कैटेगरी की होती हैं? तो कीबोर्ड में होम एंड पेजअप, पेज डाउन जैसी जो कीज होती है इनको नेविगेशन की कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेशन की। यहाँ पर नेविगेशन की करेक्ट आंसर होगा। इनका काम क्या होता है? कर्सर को इधर उधर ले जाना। ये जो कीज होती है ये टेक्स्ट एडिटिंग और वेब ब्राउजिंग में बहुत ही काम आती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है?
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन दिख रहा है अ वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड। MS एक्सेल में फाइल को कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट। वर्कशीट को आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि वर्कशीट को रीनेम नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत कथन है। वर्कशीट को रीनेम किया जा सकता है, बस वर्कशीट के टैब पर डबल क्लिक करना होता है और नया नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर इसलिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्कशीट को रीनेम करना पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, PDF फाइल फॉर्मेट का फुल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है? तो PDF का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसे एडोब कंपनी ने 1993 में बनाया था। इसके फायदे क्या क्या है? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी भी डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। PDF को आसानी से एडिट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सिक्योर और फाइनल फॉर्मेट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसमें आप टेक्स्ट, इमेज और इंटरेक्टिव एलिमेंट जो है वो भी डाल सकते हैं, इसीलिए PDF एक रिलायबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है इनको जोड़ने का काम? मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड एक बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी जरूरी हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है। CPU, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, इन सभी को। इसमें मौजूद होते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, चिपसेट होते हैं और पोर्ट्स होते हैं। इसे कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि यह सभी कंपोनेंट्स को जोड़ता है और आपस में कम्युनिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, D का ASCII कोड क्या होता है? देखिए ASCII का पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो लेटर्स, डिजिट और सिंबल को नंबर में कन्वर्ट करता है। D का ASCII कोड क्या होगा? देखिए डेसिमल होगा इसका 68 और बाइनरी में होगा 01000100। देखिए अगर आप A का कोड अगर दिमाग में रख लेंगे तो आपको उसका ASCII कोड समझ में आ जाएगा। A का कोड होता है 65, ठीक है। कोड कंप्यूटर को यह समझने में मदद करता है कि कौन सा लेटर या सिंबल यूजर ने टाइप किया है। तो A का जो ASCII कोड है वो 65 है। अब आप ABCD में कुछ भी अगर एग्जाम में पूछेंगे तो इजीली आप उसका कोड निकाल सकते हैं। B का हो गया 66, C का हो गया 67 और D का पूछा यहाँ पर तो 68 हो गया, ठीक है। उस तरीके से अगर बाइनरी पूछे आपसे तो 68, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोड निकल के आ गया ASCII कोड। अब 68 जो है इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ गया? 34 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर जो आ गया वो 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जो 34 आया इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया? 17 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया? 0। 17 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ गया? यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया फ्रेंड्स? 1 आ गया, तो 1 लिख दिया। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर भी 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर भी 0। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स 0, रिमाइंडर रह गया हमारा 1। अब इसको नीचे से ऊपर लिखो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बाइनरी कोड होता है वो 8 डिजिट का होगा। यहाँ पर 7 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे हम? तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे स्टार्टिंग में और फिर स्टार्ट करेंगे। नीचे से ऊपर लिखना है तो पहले 0 लगा दो, तो 0, उसके बाद में 1, फिर 000, फिर 100। तो ये हमारा बन गया D का बाइनरी कोड। यहाँ पर क्वेश्चन में ASCII कोड पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 68। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? वोलेटाइल मतलब अस्थिर होती हैं। तो रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक ही रैम में डेटा रहता है। कंप्यूटर बंद होते ही रैम का सारा डेटा मिट जाता है। रैम का काम क्या होता है? ये एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करती हैं। कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस रैम की कैपेसिटी और स्पीड पर निर्भर करती हैं। जबकि जो अदर मेमोरीज है जैसे कि रोम, फ्लैश या फिर EEP रोम, ये सभी नॉन वोलेटाइल होती हैं, यानी बिजली न होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती हैं। तो यहाँ पर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक पुरानी स्टोरेज डिवाइस होती थी जिसे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता था। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो 1.44 MB होती थी। ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम थी। आजकल इसका इस्तेमाल जो है बंद हो चुका है और इसकी जगह पर USB ड्राइव आ चुकी है या फिर SSD और क्लाउड स्टोरेज ने भी जगह ले ली है। तो फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर सही आंसर होगा। MS पावरपॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए इनमें से कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो जब आप MS पावरपॉइंट में किसी टेक्स्ट में होते हैं और एक पूरा पैराग्राफ छोड़कर अगला पैराग्राफ चुनना होता है तो आप क्या दबाते हैं? Ctrl+डाउन, जो डाउन एरो होता है ना, वो दबाते हैं। इसे कहते हैं पैराग्राफ नेविगेशन। Ctrl+अप एरो दबाएंगे तो पिछले पैराग्राफ पर जाएंगे एंड Ctrl+एंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के एंड में जाते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट की है जो आपको दिमाग में रखना है। Ctrl+डाउन एरो,
इससे क्या होता है, एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए इस की का यूज किया जाता है पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी मतलब की का उपयोग किया जाता है? तो F5 का। F5 फंक्शन की होती है एमएस पावर पॉइंट में। पूरी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड में शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप जहां हैं उसी स्लाइड से अगर स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ता है। जैसे मान लो 5वीं स्लाइड पे आप काम कर रहे हो और वहीं का आपको क्या चाहिए, स्लाइड शो मोड चाहिए, तो आप शिफ्ट F5 दबाएंगे तो जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं उसी से आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। और स्टार्टिंग से अगर शुरू करना है तो सिंपली F5 फंक्शन की दबाना है तो स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द GUI का अर्थ क्या होता है? GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां पर हम कंप्यूटर से आइकन, बटन, मेन्यू इन सब के जरिए इंटरेक्ट करते हैं। ये CLI जो होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, उससे आसान और यूजर फ्रेंडली होता है। GUI में हम माउस और टच का उपयोग करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विंडोज, एंड्रॉइड्स, मैकओएस, ये सभी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस तरीके से क्वेश्चन है ना, एग्जाम में काफ़ी अभी आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी NTPC आने वाली है, NTPC में भी काफ़ी संभावना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे NTPC के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। PYQ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? PYQ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठे हैं या फिर हम उनको पढ़ने बैठे हैं, क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको PYQ मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में PYQ को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है NTPC वन लाइनर। ठीक है, NTPC वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको PDFs मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर PDF दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक PDF को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है PYQ क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे GK में चलते हैं। रेलवे GK फॉर NTPC में आते हैं तो यहाँ पर ई-बुक भी दे रखी मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए PDF ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक GK है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको PYQ जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब PYQ कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 NTPC वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे NTPC 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये। 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन एक कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरेक्शन के लिए डिवाइस है। तो टच स्क्रीन जो है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। देखिए टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करती है जब आप स्क्रीन को टच करते हैं, और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करती है जब स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो मोबाइल हो गया, एटीएम हो गए, है ना, या फिर पीओएस मशीन हो गई। शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वहाँ पर पेमेंट करते टाइम देखते होंगे। तो टच स्क्रीन जो है ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है यूएसबी का अर्थ होता है। यूएसबी का अर्थ होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक स्टैंडर्ड कनेक्शन होता है जिससे आप डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर, इनको कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। ये डेटा ट्रांसफ़र और पावर सप्लाई दोनों हो सकते हैं। यूएसबी के वर्जन की बात करें तो यूएसबी 2.0, 3.0 और यूएसबी सी, इसके अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। काफ़ी फास्ट होता है, रिलायबल भी होता है और ईजी टू यूज़ भी होता है। तो यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो यूजर के काम के लिए बनाया जाता है। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट जैसे कि एमएस एक्सेल, डेटाबेस जैसे कि एमएस एक्सेस, है ना, तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो सुपर स्क्रिप्ट जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये सभी फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट जो होता है ये एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं उनमें होता है, जैसे कि x² H2O लिखना है, p की पावर 4, तो वहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। क्लियर? ये कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड में स्पेलर को चालू करने की फंक्शन की कौन सी होती है? तो उसके लिए फंक्शन की यूज़ की जाती है F7। F7 का उपयोग जो है एमएस वर्ड या एक्सेल में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिफ्ट प्लस F7 दबाते हैं हम, फंक्शन की दबाते हैं तो समानार्थ शब्द जो होते हैं उसकी डिक्शनरी ओपन हो जाती है, थिसॉरस। तो ये चीज़ भी आपको पता रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। GIF का अर्थ होता है, GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। एक रास्टर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है, इसमें एनिमेशन और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सपोर्ट किया जाता है। इसे 1987 में कॉम्प्यूसर्व ने लॉन्च किया था। आज भी इसका उपयोग सोशल मीडिया में मूविंग इमेज दिखाने के लिए किया जाता है। गिफ स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर जो होता है ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो पेज को टच किए बिना प्रिंट करते हैं, जैसे कि लेजर या इंकजेट। वही इम्पैक्ट प्रिंटर्स पेज पर हिट करके प्रिंट करते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स या फिर डेजीविल। ये सभी क्या हो गए हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर। प्रिंटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। अगला लेते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच का एक ब्रिज बनाता है, जैसे कि लिनक्स, विंडोज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क के संदर्भ में CAN का अर्थ क्या होता है? CAN का अर्थ होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। CAN एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कंपनी की एक से अधिक बिल्डिंग को आपस में जोड़ता है। ये LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और WAN वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। देखिए नेटवर्क की हायरार्की देखेंगे अगर हम, तो WAN सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर मेन आता है, फिर CAN आता है, फिर लास्ट में आता है LAN। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, कौन सा बड़ा नेटवर्क है, कौन सा छोटा नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है TIFF स्टैंड फॉर। देखिए TIFF स्टैंड फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये हाई क्वालिटी इमेज फाइल फॉर्मेट होता है जो ज़्यादातर प्रिंटिंग और इमेज एडिटिंग में यूज़ किया जाता है। ये रास्टर इमेज को सपोर्ट करता है, इसमें एक ही फाइल में मल्टी पेज इमेज भी हो सकते हैं। तो TIF स्टैंड फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? तो HTTPS में S का मतलब होता है सिक्योर। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इंटरनेट पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। इसमें SSL या TLS इंक्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल होता है ताकि डेटा चोरी ना हो। ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट्स और लॉगिन पेज में HTTPS ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर S मतलब सिक्योर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन को किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज ऑथेंटिकेशन।
ऑथेंटिकेशन का मतलब ही होता है जब कोई व्यक्ति अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालता है तो सिस्टम चेक करता है कि वो व्यक्ति सही है या फिर नहीं है। ये प्रक्रिया वेरीफाई करती है कि यूजर को सिस्टम यूज करने की अनुमति है या फिर नहीं है। ये साइबर सिक्योरिटी का जरूरी हिस्सा होता है जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जाता है। तो ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन है, कोबोल किसके अंतर्गत आता है? कोबोल जो है देखिए एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक ऐसी भाषा है जो इंग्लिश जैसी दिखती है, जैसे बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे जो सेक्टर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये यूजर फ्रेंडली होती है और आसानी से समझ में आती है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर के लिए होती है जो समझने में कठिन होती हैं। तो कोबोल जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत जो होता है वो कम होता है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सबसे तेज होती है। अगर हम मेमोरी में देखेंगे तो अगर रजिस्टर पूछ ले आपसे तो रजिस्टर इससे भी तेज होती है। कैच मेमोरी से भी तेज कौन सा होता है? रजिस्टर होता है। पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कैच मेमोरी है, तो कैच मेमोरी सबसे तेज होती है क्योंकि इसका काम होता है सीपीयू के पास जो डेटा बार बार लगातार जाता है उसे जल्दी से प्रोसेस करना। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक ब्रिज की तरह होती हैं। इसका एक्सेस टाइम रैम और हार्ड डिस्क से कम होता है। बाकी मेमोरी की बात करें, मैग्नेटिक मेमोरी या मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये बहुत ही पुरानी और स्लो मेमोरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रिलेटिवली फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम है? तो रजिस्टर जो है सबसे तेज मेमोरी होती है। अभी मैंने आपको बताया जो सीपीयू के अंदर होती हैं ये टेम्पररी डेटा को नैनोसेकंड के टाइम में भी एक्सेस कर सकती हैं। इसकी बजाय अगर हम डी रैम की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें और डीवीडी की बात करें तो इसकी तुलना में रजिस्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सीपीयू की जो कैलकुलेशंस होती है वो रजिस्टर मेमोरी में ही होती हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर बिल्कुल सही आंसर होगा। नया प्रिंटर या स्कैनर यूज़ करने से पहले क्या ज़रूरी होता है? तो ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करता है। बिना ड्राइवर के कंप्यूटर जो होता है वो प्रिंटर या स्कैनर को पहचान ही नहीं पाएगा। जैसे ड्राइवर इंस्टॉल होता है डिवाइस रेडी टू यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइवर। बीपीएस का मतलब क्या होता है? बीपीएस का मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड। बीट्स पर सेकेंड बीपीएस एक यूनिट होती है जो बताती है कि एक सेकेंड में कितने बीट्स डेटा भेजे या फिर प्राप्त किए गए। इसका यूज होता है नेटवर्क स्पीड और इंटरनेट बैंडविड्थ को मापने में। जैसे कि 100 एमबीपीएस मतलब 100 मेगा बीट्स पर सेकेंड, इसका ये मतलब होता है। तो बीपीएस का मतलब क्या हो गया? बीट्स पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पेन या पेंसिल से भरी गई आंसर शीट को कौन पढ़ता है? तो उसको पढ़ता है ओएमआर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओएमआर एक ऐसे टेक्निक है जो ओएमआर शीट पर किए गए पेन या पेंसिल मार्क को स्कैन करके पढ़ लेती हैं। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर्वेज या फिर पोल में, जहां पर ऑप्शन फिल करने होते हैं। ओएमआर फास्ट होती है और मैनुअल चेकिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टैबलेट में इस्तेमाल होने वाला पेन जैसा उपकरण क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है स्टाइलस। स्टाइलस एक पेन जैसा इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप टैबलेट, स्मार्टफोन या पीडीए की स्क्रीन पर लिखने या ड्रॉ करने या फिर टैप करने के लिए यूज करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? ज़्यादा प्रिसाइज इनपुट देता है, ड्राइंग में हेल्प करता है और फाइन कंट्रोल मिलता है। तो पेन जैसा उपकरण क्या कहलाता है? स्टाइलस। इनमें से किस मेमोरी में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता? तो कौन सी मेमोरी है वो? रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इसमें स्टोर किया गया डेटा बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इसका उपयोग सिस्टम बूटिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में किया जाता है। यहाँ पर रोम, रीड ओनली मेमोरी। इनमें से कौन सा अपेक्षाकृत सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट है? तो मेमोरी साइज की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी हायरार्की को आपको समझना होगा। टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर आता है किलोबाइट। तो यहाँ पर टेराबाइट बिल्कुल सही आंसर होगा। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट होता है। इसका उपयोग लार्ज डेटा स्टोरेज, क्लाउड सिस्टम और मल्टीमीडिया फाइल के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एएलयू 2 प्रकार के ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये किस तरीके के ऑपरेशन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। एएलयू सीपीयू का वह भाग होता है जो कि अर्थमेटिक मतलब गणितीय और लॉजिकल मतलब तार्किक, इन ऑपरेशंस को करने का काम करता है। एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी। और लॉजिकल में आ गया अपना जैसे कंपैरिजन हो गया, तुलना करना। तो ये 2 ऑपरेशन करने का काम कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर में कॉलेट विकल्प क्या होता है? तो देखिए एमएस ऑफिस की फाइल जो कि 3 पेज की है और उसकी 3 कॉपी का अगर प्रिंट आउट निकालना है तब 2 मोड होते हैं। एक होता है कॉलेटेड मोड और दूसरा होता है अनकॉलेटेड मोड। कॉलेटेड मोड में
प्रिंट की कॉपी 1 2 3 पेज में होती है, मतलब लगातार नंबरिंग में। दूसरी बार में इसमें 1 2 3 पेज निकलेंगे और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अनकॉलेटेड में क्या होता है, पहला पेज जो है उसकी 3 कॉपी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी और ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो प्रिंटर में कॉलेट विकल्प क्या होता है, इसका विकल्प का उपयोग तब होता है जब एक मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट की कई कॉपी लेनी होती हैं। पेज इन ऑर्डर और सेम पेज टुगेदर, ये फीचर प्रिंटिंग में ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर योर प्रिंटर कैन शॉर्ट मल्टीपल कॉपी जॉब्स। बी आंसर। इनमें से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है? कुकीज़ जो होती है छोटी छोटी डेटा फाइल होती हैं जिन्हें वेबसाइट आपके कंप्यूटर या फिर ब्राउज़र में टेम्पररी स्टोर करती हैं। इसका मेन एम क्या होता है, आपकी वेब एक्टिविटी को ट्रैक करना, लॉगिन जो प्रेफरेंसेस है उनको सेव करना, वेबसाइट को फास्टर और पर्सनलाइज बनाना। कुकी आपके पासवर्ड या फिर कमांड को स्टोर नहीं करती हैं। तो स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। सी आंसर। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके एग्जाम्पल हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करते हैं, इसलिए इन्हें कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। इनका यूज़ बिलिंग, लो कॉस्ट प्रिंटिंग में किया जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि मैकेनिकल पिन्स की मदद से कागज पर अक्षर छापते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर। वीजीए का अर्थ क्या होता है? वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एरे, एक डिस्प्ले स्टैंडर्ड है जिसे 1987 में IBM ने विकसित किया था। ये कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में ग्राफिक कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है। वीजीए रिजोल्यूशन होता है 640 इंटू 480 पिक्सल। आजकल जो मॉडर्न टेक्निक आ गई है जैसे कि HDMI या डिस्प्ले पोर्ट, उनके आने के बाद भी वीजीए का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूरी है। आजकल तो खैर सिस्टम में नहीं देखने को मिलते हैं वीजीए पोर्ट हमको, बट पहले के सिस्टम में हमको देखने को मिलते थे। अभी तो HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वीजीए स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट को एक्सेस और डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रखिएगा, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या अंतर होता है? वेब ब्राउज़र वेबसाइट खोलने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि क्रोम वगैरह। सर्च इंजन जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने की वेबसाइट होती है जैसे कि गूगल हो गया या बिंग हो गया। तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, EPROM का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसे अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से मिटाया और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उपयोग पहले के एम्बेडेड सिस्टम्स और फर्मवेयर स्टोरेज में किया जाता था। आजकल इसे फ्लैश मेमोरी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, ATM या फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन कियोस्क में किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर यूज़ होता है टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। ATM, रेलवे कियोस्क और स्मार्ट टिकट मशीन में इसका इस्तेमाल होता है। ये यूज़र को कीबोर्ड या फिर माउस के बिना ही स्क्रीन पर सीधे टैप करके ऑप्शन चूज करने की फैसिलिटी देती है। यहाँ पर टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओपेरा जो है ये एक वेब ब्राउज़र है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS, लिनक्स ये दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। CPU का हिस्सा कौन है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये CPU का हिस्सा होता है, CPU का मुख्य हिस्सा होता है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर ये CPU के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। UDP का पूरा नाम क्या है? UDP का पूरा नाम है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो बिना कनेक्शन के डेटा भेजता है। इसका उपयोग वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में किया जाता है जहाँ पर लो लेटेंसी, मतलब जहाँ पर बहुत ही कम डिले और हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। वेब क्लॉर को और क्या कहते हैं? तो वेब क्लॉर को क्या कहते हैं? वेब स्पाइडर भी कहते हैं। ये एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, इंटरनेट पर वेब पेजेस को स्कैन करता है, उनका डेटा कलेक्ट करता है और इंडेक्स करता है। इसका उपयोग सर्च इंजन और SEO में किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ISDN में I का अर्थ क्या है? ISDN में I का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड। देखिए, ISDN का फुल फॉर्म ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये एक डिजिटल नेटवर्क है। इसका उपयोग वॉइस, डेटा और वीडियो को एक ही नेटवर्क पर भेजने के लिए किया जाता है। ये पुरानी एनालॉग फोन लाइन की तुलना में ज़्यादा तेज और प्रभावी होता है। तो ISDN के अंदर I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। अगला है, नेटवर्क या फिर इंटरनेट पर खुद को कॉपी करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं वॉर्म।
वॉर्म एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो बिना यूजर की अनुमति के नेटवर्क पर फैलता है। इसका मकसद होता है सिस्टम को स्लो करना, नेटवर्क बैंडविड्थ को कंज्यूम करना, कभी कभी फाइल को डैमेज भी करना। तो यहाँ पर नेटवर्क या इंटरनेट पर खुद को कॉपी करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? वॉर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेलवेयर किसका संक्षिप्त रूप है? मेलवेयर जो है ये मेलिशियस प्रोग्राम और मेलिशियस सॉफ्टवेयर दोनों का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर बोथ बी एंड सी। मेलवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर। मेलवेयर का काम होता है सिस्टम को इन्फेक्ट करना, डेटा चुराना और अनऑथराइज एक्सेस देना। मेलवेयर के अलग अलग टाइप होते हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सभी मेलवेयर के टाइप होते हैं। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी। अगला है, एक अनावश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, यूज़र की एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, इंटरनेट उपयोग डेटा और उस यूज़र की संवेदनशील जानकारी जो होते हैं वो चुरा लेते हैं। कौन होते हैं वो? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक प्रकार का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की एक्टिविटी पर चुपके से निगरानी रखता है। उसका सेंसिटिव डेटा जैसे कि पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री, पेमेंट डिटेल, इनको चुरा लेता है। ये सॉफ्टवेयर बिना यूज़र की जानकारी के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और अक्सर फिशिंग लिंक्स और मेलिशियस वेबसाइट की मदद से फैलता है। यहाँ पर स्पाईवेयर। इनमें से कौन सा मेलवेयर ऐसा होता है जो इन्फेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिकृति नहीं बनाता, मतलब रिप्लिकेट नहीं होता है या स्वयं को पुनः उत्पन्न नहीं करता है? तो वो कौन होता है? ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स जो है एक प्रकार का मेलिशियस प्रोग्राम ही होता है। एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ट्रोजन खुद को रिप्लिकेट नहीं करता बल्कि सिस्टम में एक बार घुसने के बाद अनऑथराइज एक्सेस प्रदान करता है या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा मेलवेयर है जो रिप्लिकेट नहीं होता है? वो है ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स। सी आंसर। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो किसी भी डिवाइस को नेटवर्क पर पहचान देने के लिए असाइन किया जाता है। 2 प्रकार का होता है, IPv4 और IPv6। आईपी एड्रेस बेसिकली ये इंश्योर करता है कि डेटा पैकेट्स जो है वो सही जगह तक पहुंचे। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी में मौजूद होता है और कंप्यूटर को बूट करते समय सबसे पहले रन होता है। ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, बुनियादी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को मैनेज करता है। आजकल बायोस की जगह पर नए सिस्टम में UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू, बिंग, आस्क ये सभी सर्च इंजन है, जबकि सफारी जो है ये वेब ब्राउजर है जिसे एप्पल इंक द्वारा डेवलप किया गया है। ये सिर्फ वेबसाइट को खोलने और देखने के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पर सी आंसर। किस मेमोरी यूनिट का एक्सेस समय सबसे कम होता है? तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम जो होता है सबसे कम होता है। सीपीयू के अंदर मौजूद छोटी लेकिन सबसे तेज मेमोरी होती है, इनका एक्सेस टाइम नैनो सेकेंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर। रजिस्टर में वो डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी स्टोर होते हैं जिनकी सीपीयू को तुरंत जरूरत होती है। कैच मेमोरी भी तेज होती है लेकिन रजिस्टर से थोड़ी स्लो होती है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो वहाँ पर कैश मेमोरी बिल्कुल सही आंसर होगा, बट यहाँ पर रजिस्टर दे रखा है। तो सबसे अगर बोलें कि एक्सेस टाइम सबसे कम होता है किस मेमोरी यूनिट का, तो वो होता है रजिस्टर का। इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? तो देखिए, मैकएफी बात करें या फिर कैस्परस की बात करें, नॉर्टन की बात करें, तो ये सभी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनियां हैं।
जबकि टैली जो है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्यतः जो बिजनेस में होता है या फिर जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उनको मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो प्लॉटर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक को प्रिंट करता है। इसका उपयोग अक्सर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ब्लूप्रिंट्स होते हैं और जो कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसमें किया जाता है। स्कैनर, माइक्रोफोन और सेंसर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। वीडियो फाइलें किसके स्वरूपों में उपलब्ध होती हैं? तो वीडियो फाइल आर अवेलेबल इन AVI फॉर्मेट्स। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1992 में बनाया गया एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है जिसमें एक ही फाइल में ऑडियो और वीडियो दोनों स्टोर किए जा सकते हैं, जबकि PNG, JPG इमेज फॉर्मेट है और PDF डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो यहाँ पर AVI। नेटवर्किंग में WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क होता है जो बड़ी भौगोलिक दूरी जैसे कि शहर, देश या पूरे विश्व में फैले हुए कंप्यूटर और सिस्टम को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेट खुद एक सबसे बड़ा WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है। मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? VDU। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को स्क्रीन पर दिखाता है। सी आंसर। वेबसाइट एड्रेस में .com में कॉम का मतलब क्या होता है? तो कॉम का मतलब होता है कमर्शियल। .com मतलब होता है कमर्शियल, जिसका उपयोग बिजनेस वेबसाइट के लिए किया जाता है। ये डोमेन नेम सिस्टम का हिस्सा है। दूसरे डोमेन जैसे कि .org की बात करें, .gov की बात करें, ये भी अलग अलग क्षेत्रों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि .gov सरकारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ORG ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही .com जो है ये कमर्शियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है? यूनिक्स। यूनिक्स एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक साथ कई यूजर्स और टास्क को हैंडल कर सकता है। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है एक ही समय में सिस्टम कई लोगों को छोटे छोटे समय के हिस्सों में सर्विस देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स, रिसर्च सेंटर्स और सिक्योर सिस्टम में ज़्यादा उपयोग होते हैं। यूनिक्स बी आंसर यहाँ पर सही होगा। यूपीएस का क्या काम होता है? यूपीएस का देखिए फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली चले जाने पर कुछ समय तक आपको बैकअप पावर देता है। इससे कंप्यूटर बंद नहीं होता है और डेटा सुरक्षित रहता है। ये खास करके सर्वर्स और मेडिकल डिवाइस में ज़रूरी होता है। तो यूपीएस प्रोवाइड्स बैकअप पावर। ए आंसर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे कि MS वर्ड या फिर गूगल डॉक जो फाइल बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल। इसका एक्सटेंशन जो अक्सर होता है वो क्या होता है? .doc या फिर .docs, ये हमको देखने को मिलता है। डेटाबेस फाइल डेटाबेस प्रोग्राम में बनती हैं और वर्कशीट फाइल स्प्रेडशीट्स जैसे कि एक्सेल के लिए होती हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल डी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड है? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखिए चारों पासवर्ड को, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो दिख रहा है वो ए ऑप्शन वाला हमको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अपर केस लेटर भी हमको देखने को मिल रहे हैं, लोअर केस लेटर भी देखने को मिल रहे हैं, नंबर भी देखने को मिल रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी क्राइटेरिया को ये पूरा कर रहा है, इसीलिए ये सबसे सुरक्षित पासवर्ड है। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत ही हमको एकदम वीक पासवर्ड नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेबसाइट का होम पेज होता है। वेबसाइट का होम पेज जो होता है ये फर्स्ट पेज होता है। किसी भी वेबसाइट का पहला और मुख्य पेज जो होता है वो होम पेज होता है। ये यूजर को वेलकम करता है और वेबसाइट के अंदर जाने का रास्ता भी दिखाता है। इसे इंडेक्स पेज भी कहते हैं। IM का मतलब है, IM स्टैंड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। एक ऐसी तकनीक है जिसमें यूजर्स आपस में रियल टाइम में टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया या फिर स्काइप हो गया। खैर आजकल तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं स्काइप वगैरह, व्हाट्सएप से ज़्यादा यूज़ होता है। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो IM का मतलब क्या हो गया? इंस्टेंट मैसेजिंग। इनमें से कौन सा ईमेल पते के बारे में वैलिड नहीं है? तो अगर आप देखिए बी ऑप्शन देखेंगे तो ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ सिंबल। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल वैलिड नहीं है। ईमेल एड्रेस में केवल एक @ अलाउ होता है। ये यूज़र नेम और डोमेन को अलग करता है। आपकी खुद की ईमेल ID देखिए, वहाँ पर एक ही बार आप @ यूज़ करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है? तो लिनक्स OS जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसका उपयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर फास्ट और टाइम बाउंड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि एविएशन सिस्टम्स, मेडिकल डिवाइस या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस में। यह सिस्टम ऐसे टास्क को संभालता है जिन्हें पूर्व निर्धारित समय में होना होता है। तो लिनक्स OS ए आंसर। कंप्यूटर की
भौगोलिक संरचना फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर वो सभी फिजिकल पार्ट होते हैं जो हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या फिर रैम। अगला है VoIP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम इंटरनेट के जरिए कॉल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, जूम हो गया। ये टेक्निक आपकी आवाज़ को डिजिटल पैकेट्स में बदलकर भेजती हैं, जिससे ये कॉल फास्ट और सस्ती होती हैं। अगला है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स तो ये ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। जब आप ईमेल भेजते हैं तो इनमें से किस फील्ड में आपकी ईमेल आईडी होती है? तो फ्रॉम वाले सेक्शन में हमको ईमेल आईडी लिखना होती है। फ्रॉम फील्ड में वो ईमेल आईडी होती है जिससे ईमेल भेजा गया है। टू में जिसको मेल भेजा जा रहा है उसकी ईमेल आईडी होती है। CC जो होता है कार्बन कॉपी, और BCC जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें एडिशनल रिसीवर होते हैं, लेकिन फ्रॉम हमेशा सेंडर की पहचान होती है। तो यहाँ पर ए आंसर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक डिजिटल माध्यम है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये टेक्स्ट, इमेज और फाइल भेजने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जीमेल, याहू मेल या फिर आउटलुक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है? तो एक्साबाइट। एक्साबाइट जो है ये सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होती है। उसके बाद में पेटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर किलोबाइट। एक एक्साबाइट इक्वल टू होता है 1024 पेटाबाइट। इसका उपयोग बहुत ही लार्ज डेटा सेंटर और क्लाउड सर्वर में होता है। तो एक्साबाइट ए आंसर। स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं? तो पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट पैनल में नो प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट, कंपैरिजन, सेक्शन हेडर। ये लेआउट्स प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज बनाने में हेल्प करते हैं। तो नो, डी आंसर। इनमें से कौन सा सही मेमोरी क्रम है? तो देखिए, मेमोरी यूनिट के हिसाब से हमको देखना है। तो सबसे पहले टेराबाइट आएगा, उसके बाद गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर आता है किलोबाइट। तो बी ऑप्शन देखेंगे, 20 टेराबाइट, फिर 10 गीगाबाइट, फिर 12 MB और फिर 25 KB। तो ये क्रम बिल्कुल यहाँ पर सही है। यदि आप इंटरनेट की लंबाई को बिना सिग्नल डिग्रेड हुए बढ़ाना चाहते हैं तो किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो रिपीटर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी उसे मजबूत बनाता है। यह नेटवर्क के रेंज को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। राउटर, गेटवे या फिर स्विच सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, इनका काम दूसरे नेटवर्किंग टास्क का होता है। रिपीटर जो होता है यह वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अगला है 132.156.132.156। यह आईपी एड्रेस किस नेटवर्क क्लास का है? तो ये क्लास बी का है। क्लास बी के आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक होती है। और अगर हम 132.156.132.156 को देखें तो वो इसी रेंज में आता है, इसलिए यह क्लास बी का आईपी है। इसमें पहले 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए होते हैं और बाकी होस्ट के लिए होते हैं। तो ये आईपी एड्रेस किस नेटवर्क क्लास का है? क्लास बी का। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझ सकता है? तो नॉर्मल मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज 0-1 को सीधे समझता है। इंग्लिश, हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो उसे समझ पाता है। CPU सिर्फ मशीन इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। तो यहाँ पर नॉर्मल मशीन लैंग्वेज। यदि 2 कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो उस समय जो डिवाइस ज़रूरत लगता है वो गेटवे यूज़ होता है। गेटवे वो डिवाइस होता है जो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ता है। ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम करती है। रिपीटर और हब की बात करें तो सिर्फ सिग्नल को रिपीट या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर गेटवे बिल्कुल सही आंसर होगा। IPv4 एड्रेस का साइज़ क्या होता है? तो IPv4 एड्रेस का साइज़ होता है 32 बिट। 4 भागों में बटा होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्टेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 192.168.1.1। अगर हम IPv6 की बात करें तो उसका साइज जो होता है वो 128 बिट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बायोस शेडोइंग का उद्देश्य क्या होता है? पर्पस क्या होता है? बायोस शेडोइंग की बात करें तो इसका मतलब होता है बायोस कोड को रोम से लेकर रैम में कॉपी करना, ताकि उसे तेजी से रन किया जा सके। तो कॉपी रोम टू रैम, सी आंसर। नेक्स्ट है, जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना होता है उसे कहाँ पर रखा जाता है? उसे रखा जाता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, IBR में।
इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज रजिस्टर होता है जो उन इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जिन्हें अभी एग्जीक्यूट नहीं करना होता है। यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करें तो मेमोरी का पता रखता है। पीसी की बात करें प्रोग्राम काउंटर की तो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। CIR की बात करें करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तो वही इंस्ट्रक्शन रखता है जो फिलहाल एग्जीक्यूट हो रही हो। तो यहाँ पर डी आंसर IBR। जब हम किसी फाइल को हार्ड डिस्क से हटाते हैं तो वो कहाँ पर जाती हैं? तो वो जाती है रिसाइकल बिन में। ये तो हम सभी को पता ही है। परमानेंट डिलीट तभी होता है जब आप रिसाइकल बिन से उसे हटा देते हैं। अनऑथराइज एक्सेस से कम्युनिकेशन को सुरक्षित मतलब सिक्योर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। इंक्रिप्शन एक टेक्निक है जिसमें डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि सिर्फ ऑथराइज व्यक्ति ही उसे पढ़ सके। HTTPS इसे इंक्रिप्शन को इंटरनेट पर अप्लाई करता है। तो एनक्रिप्शन डी आंसर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? स्काइप जो है ये कंप्यूटर भाषा नहीं है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी सभी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो थिसॉरस टूल किसी भी शब्द के सिनोनियम्स और एंटोनियम दिखाता है। MS वर्ड में इसे यूज किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F7। इससे इसे खोला जाता है। तो सिनोनियम वर्ड्स बी आंसर। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउजर था मोज़ेक। मोज़ेक 1993 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जो टेक्स्ट और इमेज दोनों को सपोर्ट करता था। इसके बाद नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोर आए थे। तो यहाँ पर ए आंसर। कंप्यूटर वायरस के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो स्लो परफॉर्मेंस, क्रैश एंड मिसिंग फाइल, तीनों सिम्टम होते हैं। मतलब डी आंसर सही होगा 1, 2, 3। कंप्यूटर वायरस सिस्टम को स्लो करता है, बार बार क्रैश करता है और ज़रूरी फाइल गायब हो जाती हैं। इन्हें डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। कंप्यूटर का जो पोर्शन है NTPC के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जितने हमने क्वेश्चन कवर करे हैं यहाँ पर, उनसे आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो 10,000 NTPC वन लाइनर मैंने बना रखे हैं आपके लिए, उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से ही देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा कंप्यूटर का कोर्स भी ले सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।